लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है ना। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे और क्वेश्चन देखो। ये एक स्फेयर है, इसकी रेडियस दी हुई है, जब बाहर लिख देते रेडियस पर, $60 सेंटीमीटर। स्फेयर की रेडियस दी हुई है कितनी? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी दूरी यहाँ से है 90 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, यहाँ का 2, यहाँ का 4। क्या होगा पहले एक बार सोचो, होगा क्या? हाँ, पहले एक बार इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर सवाल है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड the position and nature of final image। कहाँ से? इधर से? इधर से 30? नहीं नहीं नहीं, कौन सा लेंस? लेंस तो पढ़ाई नहीं है अभी। ये लेंस है? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन एफ लगा दिया। एफ क्या? एफ क्या रखा? तो लेंस कहाँ से हो गया फिर? वो तो पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन किया, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ से 20। फिर क्या किया? चलो देखो सुनो, कौन सी स्लैब? स्लैब की दोनों सरफेस पैरेलल होती हैं। शिफ्टिंग ना, शिफ्टिंग वो तो पैरेलल स्लैब के लिए फॉर्मूला है शिफ्टिंग, इसलिए नहीं लगा सकते फॉर्मूला। ये तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। चलो तो सिंपल सी बात करें, देखते बेटा कि पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, एक बार तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, और फिर इसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और फिर दूसरे वाले से रिफ्रैक्शन होगा, वो बनाएगा फाइनल इमेज। समझ में आया? यही होगा। तो पहले 1 के लिए बात करें।
जो रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे हो रहा है उसके लिए बात करें तो ये हो गया μ1, μ2 हो गया 2, u हो गया -120 और इसका रेडियस प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? इसका रेडियस क्यों प्लस? हाँ, क्योंकि इधर होगा सेंटर इसका, तो ये रेडियस होगी ना, राइट की तरफ ही तो पॉजिटिव है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रेडियस हो गई +60। फॉर्मूला लगा दो, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। यहाँ से दिया हुआ 20 ना, और क्या? तो μ2 कितना है? μ2 कितना है? 2। सही है। v निकालना है। μ1 कितना है? 4। हाँ, u है -120। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ गया 1/30, ये आ गया -1/60, -1/30, 20 कितना? 30 -30 आ रहा है। ये 1/30 1/30 है ना, सही है। तो -30। क्या यही आंसर है? यही आंसर है? तो ये भी यूज करेंगे। हाँ, अभी तो एक रिफ्रैक्शन हुआ है, अभी तो एक रिफ्रैक्शन हुआ है। पहला रिफ्रैक्शन यहाँ से हुआ, इसकी इमेज बनी -30 पे, इसकी इमेज बनी मतलब कहीं यहाँ पे बनी होगी। दिस इज नॉट फाइनल इमेज, दिस इज सम आई डैश, जो कि दूसरे वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सही है। तो दूसरे की बात करें अब। दूसरे वाले के लिए μ1 क्या हो जाएगा? μ1 2 और μ2 4 दूसरे वाले के लिए, लेकिन इमेज तो यहाँ बन रही है। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो ये तो 4 में है। हैं? नहीं, वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि μ1 क्या होगा? μ1 2 की 4, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इंसिडेंट रे का जो मीडियम होता है वो होता है μ1। तो इसके लिए क्या इंसिडेंट रे यहाँ पे होंगी? तो क्या μ1 बराबर 2 हो जाएगा और μ2 बराबर 4। u कितना? u 270। -19। फिर देखो, फिर देखो, यहाँ से 120 तो 120 तो डायमीटर हो गया इसका, 30 और 150, इसका मतलब u आ गया -150, रेडियस -60। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए जब रेडियस लिखोगे तो -60 होगी ना। u मतलब यहाँ से दूरी इसकी, ये दूरी कितनी आई थी? 30। अब यहाँ से दूरी कितनी होगी? इससे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ से दूरी तो u होगी। हाँ, फिर से फॉर्मूला,
म्यू टू अपॉन वी यानी 4 अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू 2 अपॉन माइनस 150 बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। समझ में आया? सॉल्व करके भी निकालो। ये आ जाएगा कितना, -1/30 और ये आ जाएगा, उधर जाएगा तो -1/75। तो -1/30 और -1/75 150 2 5 7 150/7 आ रहा है। हाँ वो 4 और आएगा फिर, हाँ ठीक है। तो -600/7। कोई डाउट? तो फाइनल इमेज जो बन रही है वो 600/7 सेंटीमीटर पे, कहाँ से कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से 600/7 उधर। रियल वर्चुअल? रियल वर्चुअल क्यों? रेज इधर आ गई, इमेज उधर बन रही है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। कोई डाउट? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? आगे देखें, कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। ये क्या किया? मिरर, ये मिरर और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। रेडियस 60, μ2, μ5 और 300 ये दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, यहाँ से कुछ x दूरी पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that image is formed on the object itself. x की वैल्यू बतानी है ताकि इमेज वहीं पे बन जाए, वापस ऑब्जेक्ट पे।
क्वेश्चन समझ में आया? सर 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर मतलब यहीं रख दोगे हैं? यस सर। तो यहीं रख दूंगा तो इमेज यहीं बन जाएगी। सर वापस रिफ्लेक्शन के बाद कैसे बन जाएगी यहाँ पे? नहीं, सॉल्व करके आ तो सकता है, वो अलग बात है, आ तो सकता है सॉल्व करके आंसर, देखते हैं चलो। बाकी वैसे अगर बिना सॉल्व किए बोला है तो गलत है, सॉल्व करके आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ सर, 0 ही है। 0 ही आ रहा है, ऐसा कैसे डाटा सेट हो गया? मैंने तो रैंडम डाटा सेट किया है। जीरो से तो 300 सेंटीमीटर है। सर 0 तो 300 सेंटीमीटर आ रहा है राइट साइड में। हाँ हाँ, नहीं बेटा, पहले ये बनाएगा, फिर प्लेन मिरर बनाएगा, फिर वापस से ये बनाएगा। यहाँ पे 3 बार काम होगा, हैं? कितनी बार काम होगा यहाँ? कैसे 3 बार? पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन, पहली इमेज बनी, वो जो इमेज बनेगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब उसकी इमेज फिर मिरर बनाएगा। अब जो मिरर की इमेज बनेगी, क्योंकि रे टकरा के वापस भी तो आ रही है, रे यहाँ से गई, पहले रिफ्रैक्शन हुआ एक इमेज, फिर टकराई रिफ्लेक्शन सेकंड इमेज, फिर टकरा के वापस आएगी थर्ड इमेज। जो थर्ड वाली इमेज बनेगी वो फाइनल होगी। सर मिरर के राइट में कोई पर्टिकुलर पीरियड है? एक्स तो पता ही नहीं, उल्टा कर लो सीधा कर लो, एक ही बात है। क्या बेटा? मैंने बोला था स्पेशल क्वेश्चन, तो स्पेशल तरीका होगा सॉल्व करने का, ध्यान से देखो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह मिलते हैं। सही पढ़ा। सर 2 इक्वेशन बना। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आएगा। अब सोचो, है? नहीं 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 नहीं, स्लैब क्यों करेगा? स्लैब तो पैरेलल होती है, ये तो एक सरफेस स्फेरिकल हो गई ना इसकी। स्लैब के सारे फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं जब पैरेलल दोनों से। अब बोलो। बेटा अभी नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर आगे जब दोबारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा तब तुम कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या बताओ? क्वेश्चन जोड़ो, बोलो बोलो बोलो। फिर पता नहीं, मतलब फिर क्या कर रहे हो सॉल्व? तो ऐसे क्या मतलब सॉल्व करने का? हाँ, मुझे आंसर थोड़ी चाहिए। म्यू इक्वल 5 वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर कैसे कर दोगे? कैसे करोगे ट्रांसफर, बताना कैसे करते हैं ट्रांसफर? सर x/2 नहीं 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 नहीं, वो तो प्लेन सरफेस के लिए था, ये सरफेस तो स्फेरिकल है। स्फेरिकल में तो फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। क्लियर है? सुनो ध्यान से। अब हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो वापस कहाँ बन जाए? ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब यहाँ से रे जाए मिरर से टकरा के, क्या वापस इसी जगह पे आए? पाथ रिट्रेस कर ले। क्या कर ले? अगर पाथ, जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि रे यहाँ से चले, रे यहाँ से चले और ऐसे जाके अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, और रिट्रेस करने के लिए मिरर पे कैसे गिरनी चाहिए? परपेंडिकुलरली। रिट्रेस करने के लिए मिरर पे कैसे गिरनी चाहिए? तो अगर ये वाला केस बन जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो क्या रे अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस यहीं आ जाएगी और यही इमेज बन जाएगी? बोलोगे सर एक रे से इमेज क्यों बना रहे हो? 2 रे से बनती है। दूसरी रे कौन सी है? डायरेक्ट वाली है, ले लो, दूसरी तो मिल ही जाएगी। सही है? इससे क्या पता चला कि अगर इसको 1 मान लिया, केस 1 है ना, केस 1 की पहले बात करते हैं। अरे फोकस
नहीं 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 नहीं, फोकस क्या होता है, रुको। हाँ सही बोल रहे हो, फोकस होना चाहिए पॉइंट, लेकिन फोकस का मतलब होता है बेटा इधर से फोकस होना चाहिए, इधर से, क्योंकि फोकस डिपेंड करता है यहाँ पे, लास्ट क्लास में बताया था, रिफ्रैक्शन में डिपेंड करता है किस साइड से रे आ रही है, फोकस है ना। तो फोकस छोड़ो, मैं तो तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर इस सरफेस को देखूँ तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस के लिए ऐसे रे आई ऐसे चली गई, तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी। इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे, खत्म, एक्स आ जाएगा। इस सरफेस के लिए u की वैल्यू है -x, u कितना है -x, v कितना है इन्फिनिटी, μ1 कितना है 2, μ2 कितना है 5। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में। हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगेगी यहाँ पे। क्लियर है? अब सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ। तो μ2 अपॉन v मतलब इन्फिनिटी, माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 अपॉन μ1 अपॉन r। r कितना है, r इसका 60 प्लस 60। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है, -40 आ रही है पक्का। ये कट गया, 2 अपॉन x, 3 अपॉन 60, ये 40 प्लस 40 आ रही है आई थिंक, हैं? तो ये सही है क्या फिर? प्लस 40 मतलब इधर की इधर, प्लस 40 का मतलब इधर की इधर, प्लस इधर, प्लस तो इधर होता है, प्लस तो इधर होता है इंसिडेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि हम -x पहले ही रख चुके हैं, हम साइन पहले ही रख चुके हैं, हम u की जगह हमने -x रखा है, मतलब x अब केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? बल्कि x यहाँ नेगेटिव आता ना तो दिक्कत वाली बात होती है, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव आया मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज यहाँ बन, मतलब उसकी इमेज वापस वही बन जाएगी। वो यहाँ होता तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हो, गलत। कोई डाउट? ये वाला केस क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हमारा टारगेट ये है कि इमेज यहाँ बननी चाहिए, तो और कोई तरीका हो सकता है? ये नॉर्मली तो गई है, और कोई तरीका है कि रे इधर से जाए फिर उधर ही आ जाए वापस, पोल पे गिरे तो? अरे रुको ना, अगर इधर से कोई रे जाती है, मान लो कोई रे ऐसे जाती है और टकराने के बाद वो ऐसे चली जाए, ठीक है, मान लो ऐसे चली जाए, तो क्या होगा, यहाँ से क्या ऊपर आ जाएगी यहाँ से और फिर वापस यहीं आ जाएगी सिमेट्रिकली। एक रे हो गई, दूसरी डायरेक्ट है ये वाली, मतलब एक और केस हो सकता है, एक और केस हो सकता है, कौन सा? जब पोल पे गिरे। यहाँ से रिफ्रैक्शन करने के बाद क्या इसमें, दूसरे वाले केस में क्या रे ने अपने पाथ को रिट्रेस किया? नहीं। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है रिट्रेस वाली, रिट्रेस वाले केस के लिए मिरर पे रे को नॉर्मली गिरना पड़ेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है मिरर के पोल पे गिरा दो रे को, मिरर के पोल पे गिरेगी तो सिमेट्रिकली लौट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तूने तो बोला सर पोल पे गिरा दो, तुक्का था। हाँ, ऐसे आई, इधर गई, अब रिफ्लेक्शन थीटा पे थीटा, ये थीटा के ऊपर थीटा जाएगी, ऐसे गई ना, अब बिल्कुल सिमेट्री तो है, ये एक्सिस है, बिल्कुल सिमेट्री तो है, जैसा इधर हुआ था वैसा उधर हो जाएगा। क्लियर है?
तो क्या करूँ अब क्या इक्वेशन बनेगी? x को 0 नहीं, फिर से सरफेस के लिए देखो, क्या u हो गया -x, दिस इज केस 2, क्या u हो गया -x फिर से? हाँ, u -x और v हो गया 300। देखो कैसे, अरे ये रे यहाँ से गई इधर चली गई, एक रे ऐसे आ रही होगी, क्या रिफ्रैक्टेड रे दोनों पोल पे मिली, यहाँ मिली, मतलब ये जो है क्या इसके लिए इमेज हो गई? मतलब इसके लिए इमेज कहाँ बन गई? 300 पे। नहीं आया? अगर केवल इसको देखो तो इससे एक रे आई ऐसे इधर मिली, दूसरी रे सीधी आई, ये दोनों रे यहाँ मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है दोनों रे ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? इमेज। इमेज की पोजीशन क्या हो गई इसके लिए? 300, तो v हो गया +300। और क्या चाहिए? μ1 कितना? 2 5 60, तो μ1 2 μ2 5 r 60। बोलो क्लियर? सॉल्व करते हैं। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? x बोलो, प्लस की माइनस? $60 आ रहा है, मतलब अच्छा है, 2 आंसर हो गए इसके, तो इसका मतलब दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अगर दोनों में से किसी एक में आंसर नेगेटिव आता तो इसका मतलब वो केस पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो, इधर से जाके इधर आए, इधर से जाके इधर आए, वो सब एक ही तो केस है। मैंने बोला कि एक रे टकरा के यहाँ आ रही है, तो वो तो सारी रेज ही यहाँ आ रही हैं, हम दिखा एक रे रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ से जैसे रे चली, यहाँ से कोई रे आई, वो टकरा के यहाँ गई, मैंने दिखाई एक रे है, लेकिन सारी रेज यहाँ आ रही होंगी, तभी तो इमेज यहाँ बन रही है। सारी रेज यहाँ आ रही होंगी, नहीं वो तो बेटा तभी इमेज बनेगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन नेगेटिव आ जाता तो, x नेगेटिव आ जाता तो नहीं होता। अंदर उधर तो पॉसिबल नहीं होता, कैसे रखेंगे, कैसे अंदर उधर? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दोनों जो इमेज बनेगी दोनों की, कौन से केस में? क्यों इन्वर्टेड क्यों? नहीं सही फील आ रही है इसको, सही आ रही है इसको फील, है सही है, लॉजिक सही है। जो ये वाली इमेज बनेगी ना वो इरेक्ट बनेगी, और दूसरी वाली इमेज समझते कैसे? जो पहला वाला केस है, मैंने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। कैसा लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मान लो हाइट वाला ऑब्जेक्ट होता, अगर ऑब्जेक्ट कैसा होता? हाइट वाला, सोच के देखना। अगर हाइट वाला ऑब्जेक्ट होता, तुमने पहला केस कौन सा किया? रिट्रेस वाला। तो मान लो रे ऐसे गई, ऐसे गई, क्या वापस इसी जगह पे आ गई? मतलब कि उसी पॉइंट पे इमेज बन गई, सेम टू सेम इमेज बन गई, मतलब इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? कहने का मतलब रिट्रेस वाले केस में इमेज बनती है इरेक्ट। जो रिट्रेस कराते हैं पाथ को अपन, उसमें इमेज कैसी बनती है? उसी जगह पे बन गई इमेज, लेकिन कैसी? इरेक्ट।
दूसरा केस देखते हैं। मान लो यहाँ से रे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, इधर आई, अब इधर ही तो आएगी। सिमेट्री से सोचो, इधर आएगी ना, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड। तो जब रिट्रेस कराते हैं तो इमेज इरेक्ट बनती है, लेकिन जब पोल पे गिराते हैं तो इमेज इन्वर्टेड बनती है। ये डिफरेंस है दोनों में। केस है नहीं, ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, या तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप होगा, फिर दोनों दिए होंगे तो दोनों दिए हो सकते हैं। जब भी पाथ रिट्रेस करता हमेशा रेक्टेंगल। हाँ, हमेशा अगर प्लेन मिरर कोई ऐसा कैसा ही मिरर हो, प्लेन हो चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, अगर पाथ रिट्रेस, बेटा रिट्रेस करने का मतलब क्या हुआ? रे जहाँ से चली एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो जो ऑब्जेक्ट है वही एग्जैक्टली इमेज बन गया। हाँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मैंने बोला ऑब्जेक्ट रखना है अपन को, ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। हाँ, वैसे वर्चुअल हो सकता है। क्लियर है? तो दोनों समझ में आ गए, दोनों केस। जब भी हमें ये एक ऐसा क्वेश्चन मिले कि इमेज जो है वापस ऑब्जेक्ट पे बननी चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो मिरर पे नॉर्मली गिरा दो, जिसमें इमेज वापस उसी पॉइंट पे बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, पोल पे गिरा दो तो इमेज इन्वर्टेड बन जाएगी, उसी जगह पे बनेगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक अच्छे से ना? बाकी अब क्वेश्चन में इसको वेरिएशन बहुत सारे ला सकता हूँ। इसकी जगह कॉनकेव मिरर लगा दूँ, कॉन्वेक्स लगा दूँ, है ना? वेरिएशन बहुत सारे कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट ये रहेगा बस। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एयर है, एयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और यहाँ पे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। दोनों में कौन डेंसर होगा? पक्का? क्योंकि वो तो रेयरेस्ट है, 1 से कम तो हो नहीं सकता। मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, यहाँ पे एक लाइट का, इसका मतलब क्या है? इससे हर जगह लाइट निकल रही होगी, इससे ऐसे लाइट निकल रही होगी, इधर उधर इधर, हर मतलब हर तरफ लाइट निकल रही होगी इससे। एक रे की बात करते हैं, यहाँ से रे निकली और ऐसे निकली, क्या करेगी ये? क्या सीधे चले जाएगी, है ना? ऐसे निकली और ऐसे ही चली गई। एक रे की बात करी मैंने जो सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली गिरती है, इसका मतलब इसका आई भी 0 और आर भी 0, चली गई ऐसे। अच्छा, दूसरी किसी रे की बात करते हैं। मान लो कोई रे है जो कि यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे जाएगी, तो क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या टुवर्ड्स नॉर्मल? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सही है? इस रे की बात करूं तो इसका आई भी 0 था और आर भी 0 था। थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, दूसरी रे की बात करी तो मैंने आई को बढ़ाया,
आर भी बढ़ गया, लेकिन कौन ज़्यादा बढ़ गया, कौन तेज़ी से बढ़ा? आर। कौन तेज़ी से बढ़ा? आर। मैं आई को और बढ़ाऊंगा तो क्या आर और बढ़ जाएगा? मतलब आई और आर में हमेशा ज़्यादा कौन होगा? आर। तो मैं तुमसे पूछूं पहले 90 कौन होगा आई और आर में? पक्की बात है, पहले 90 कौन होगा? आर। तो इसका मतलब अगर मैं इस रे की बात करूं, इस रे की बात करता हूं जो कि रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली जाए, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे? परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, या बोलो अलोंग द सरफेस चली जाए। 90 जाएगी एग्जैक्ट, तो क्या हुआ? 90 जा नहीं सकती? नहीं, क्यों आ जाएगा? क्रिटिकल पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन क्यों होगा? तो बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री, सही है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। थीटा सी से डिनोट करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये डेंसर वो रेयर है ना? अगर उल्टा होता, मान लो रे वहाँ से आ रही होती, रे वहाँ से आ रही होती, करके देखो कॉपी में एक बार। अगर रे रेयर से, कॉपी में करके देखो, अगर रे रेयर से डेंसर में जा रही होती तो मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री कब होता? इसमें रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर। मैं बोल रहा हूँ उल्टा। नहीं होता, कभी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता वो। अगर रेयर से डेंसर रे आती तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बड़ा होना पॉसिबल? 90 होना पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे आई बड़ा होता हमेशा आर से। फिर वहाँ पे आई पहले 90 होता वहाँ पे। क्लियर है? तो ये थीटा सी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इन डेंसर मीडियम, angle of incidence of a ray in denser medium for which refracted ray becomes parallel to the refracting surface। यानी आर बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? क्रिटिकल एंगल का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तभी पॉसिबल है कि रेयर मीडियम में जाके रे सरफेस के पैरेलल हो जाए, आर 90 हो जाए। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय पे डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंस एंगल होगा उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कोई डाउट? स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे। म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू साइन 90, यानी कि म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो सॉल्व करके साइन थीटा सी का फॉर्मूला आ रहा है 1/म्यू। समझ में आया? साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? 1/म्यू।
अभी बताएंगे, अभी एक्सप्लेन करूँगा पूरा फिनोमेना क्या हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें तो ये है कि सर आपने तो उधर एयर ले लिया, इधर म्यू ले लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यू 1 म्यू 2 हो, फिर क्या होगा फॉर्मूला? यानी जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन म्यू आर। साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन म्यू आर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हमेशा काम करेगा, हमेशा वैलिड है, चाहे कुछ भी म्यू दिया हो। साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आर, वेयर म्यू आर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। मतलब डेंसर अपॉन रेयर कि रेयर अपॉन डेंसर? डेंसर अपॉन रेयर। वैसे भी अगर तुमने रेयर अपॉन डेंसर कर दिया, म्यू रेयर बड़ा होता है कि डेंसर बड़ा होता है? डेंसर बड़ा होता है। अगर तुमने रेयर अपॉन डेंसर कर दिया तो म्यू आर 1 से छोटा आ जाएगा, तो ये चीज़ 1 से बड़ी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही केस पॉसिबल होगा। क्लियर है? छोटा सा सवाल लेते हैं एक। यहाँ का म्यू दिया हुआ है 2, यहाँ का म्यू दिया हुआ है √3, फाइंड थीटा से। टू बाई √3 और √3 क्या होता है? 16 हैं? and 16 वही आएगा, sin 60 आएगा, लेकिन 60 डिग्री। कौन डेंसर है दोनों में से? 2 बड़ा है ना, तो ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर। तो म्यू आर जो होता है म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, यानी कि 2 बाई √3 हो गया। साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आर, यानी कि √3/2। तो सॉल्व करके थीटा सी क्या आ गया? 60 डिग्री। अगर कोई गलती से अगर तुम 2 बाई √3 कर भी दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सर 2 बाई √3 1 से बड़ा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा का भी 1 से बड़ा होता ही नहीं है। समझ में आया? तो थीटा सी आ गया, लेकिन इसमें रे किधर से आएगी? ऊपर से। वो डेंसर है ना, तो रे वहाँ से आएगी इस एंगल पे, तब जाके सरफेस के पैदल होगी। कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ूँ? थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते तब क्या होगा? हाँ, तो वहीं तो चल रहे हैं अभी वहीं चल रहे हैं। हाँ, अब बात करें कि सर अगर थीटा सी तक तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्लैश फ्लो वैलिड था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। अगर रे का एंगल, मतलब रे का इंसिडेंट एंगल अगर थीटा सी से भी बड़ा हो जाए, रे का इंसिडेंट पैरेलल नहीं है, रे का इंसिडेंट एंगल अगर थीटा सी से भी बड़ा हो जाए तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। अरे इससे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पे तो ऐसे पूरे ऐसे हो गई, उसके बाद तो सेम मीडियम में आएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब रिफ्रैक्शन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। रिफ्रैक्शन होने का तो कोई चांस, पॉसिबिलिटी ही नहीं है रिफ्रैक्शन होने की। तो क्या होगा फिर यहाँ पे? रिफ्लेक्शन क्या वापस ही आना पड़ेगा? वापस ही आना पड़ेगा ना। तो
यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे वापस आ जाएगी। समझ में आया? इस फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ही तो है पहले जैसा, इसमें ऐसा अलग क्या है? इसको अलग नाम क्यों दिया है? पॉलिश सरफेस नहीं है, एक तो अच्छी बात है। The light loss मीडियम चेंज है तो क्रिटिकल एंगल इस पर और दूसरा एक और लॉजिक है, टोटल। टोटल जो वर्ड लिख रहा है ना, देखो क्या है उसका मतलब। पूरा लाइट हमने पढ़ा था कि हर सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी। मतलब जब यहाँ से रे गई थी, तुमने रिफ्रैक्शन दिखाया है, लेकिन पक्का रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा यहाँ पे। तो हो सकता है 99% रिफ्रैक्शन हुआ हो, लेकिन 1% रिफ्लेक्शन हुआ होगा ना। कुछ रे यहाँ से टकरा के वापस आई होगी पक्का। हर सरफेस पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो यहाँ भी दोनों हुआ होगा, यहाँ भी दोनों हुआ होगा, यहाँ भी दोनों हुआ होगा, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। इस जगह पे रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। जितनी भी एनर्जी गई होगी, क्या 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई होगी? 100% इससे पहले नहीं होता है। मिरर में भी नहीं होता है 100%। कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, समझ लो। लेकिन जो नॉर्मल गई होगी वो नहीं बेटा, वो तो गई। मैं कह रहा हूँ इधर 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 यहाँ पे जितनी एनर्जी पहुँची, यहाँ पे जितनी एनर्जी पहुँची, क्या वो 100% रिफ्लेक्ट हो गई? Yes sir. उसमें कुछ भी रिफ्रैक्शन, इसलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले से अलग है, एक तो पॉलिश सरफेस नहीं है, और दूसरा पॉलिश सरफेस में भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिकली 100% रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई करती है। हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई है। क्योंकि आई होगा, वो आई बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे ना। आई यार लिख लिया? तो इसका मतलब सर आपको फिर दिखेगा नहीं है इंटरनल रिफ्लेक्शन? दिखेगा नहीं, हाँ लेकिन सर दिखता तो फाइबर ऑप्टिक्स इसमें दिखता है। बेटा, उसकी अलग कहानी है, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। अलग कहानी है उसकी, सर बाहर से नहीं दिखता। हाँ सर, ये वाली कंडीशन क्रिटिकल एंगल की ठीक बात दिया जाएगी, आपको उसके बाद थोड़ा डेविएशन होगा फिर आएगी? नहीं बेटा, क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल से, जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, अगर मैं 60.00000001 इतना एंगल भी करूँगा तो उस पर क्या होगा? TIR। 60 डिग्री पे रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन 60 से हल्का सा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? TIR। क्लियर है? यस सर। सर, तो अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं तो उसके दूसरे साइड, मतलब दूसरे साइड में अंधेरा ही रहेगा, अगर मतलब इधर साइड से रेज जाती है? दूसरी साइड में नहीं बेटा, क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़े हुए हो तो तुम्हारे पास तो बढ़िया लाइट आ रही है ना। उतने पोर्शन का नहीं है जहाँ पे वो ठीक है सर। अगर तुम यहाँ भी खड़े हुए हो तो भी तुम्हारे पास लाइट आएगी। तुम कहीं भी खड़े हुए हो लाइट आएगी तुम्हारे पास। क्यों आएगी? काफी सारे का रिफ्लेक्टेड हो रही है। अरे इधर देखो, ये जो रे है ये ऐसे आई ना, तो तुम्हारे पास तो हर जगह रेज पहुंची ना। इसके बाद वाली कोई रे बाहर नहीं आई, लेकिन इसके पहले जो रेज हैं क्या वो सारी फैल गई हैं? यस सर, समझ गए। क्रॉस से कवर कर दे तो अगर हाँ, अगर इतने पोर्शन को हम कवर कर दें ओपेक ऑब्जेक्ट से, किसी से, ताकि रेज बाहर ना निकले, तो मतलब बाहर से हमें कुछ भी दिखाई, हाँ भैया, नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? यस सर। TIR की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
when light is incident in denser medium या from denser medium, when light is incident from denser अच्छा डेंसर मीडियम से लाइट आएगी तभी होगा टी आई आर। रेयर मीडियम से लाइट आए तो कभी टी आई आर होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम एट एन एंगल greater than the critical angle, %100% of the energy is reflected. This phenomena is called TIR. समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए टीआईआर के लिए? ये स्कूल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टीआईआर के लिए पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि रे मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम। टीआईआर तभी हो सकता है जब रे कहाँ से आए? डेंसर की तरफ से इंसिडेंट हो। क्या डेंसर की तरफ से इंसिडेंट होगी तो पक्का टीआईआर हो जाएगा? दूसरी कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। डेंसर मीडियम से रे आनी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा होना चाहिए तो टीआईआर होगा। कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू पे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, इक्वल टू पे टीआईआर थोड़ी होगा। आगे बढ़ो। एक चीज और देखो, अगर हम इस हाइट को h बोल देते हैं, कौन सी हाइट को? किसकी हाइट को? ऑब्जेक्ट यानी जो लाइट सोर्स है वो सरफेस से कितना दूर है, सरफेस से कितना नीचे है, उसको h बोल दिया। तो थीटा सी और h में रिलेशन निकाल सकते हो? निकालो। थीटा सी और h में रिलेशन निकाल सकते हो? हाँ, क्योंकि थीटा सी h पे डिपेंड करता ही नहीं है। थीटा सी h पे डिपेंड, थीटा सी तो हमने पहले ही निकाल लिया म्यू वन म्यू टू से ही। बस जैसे ही मैंने तुम्हें दोनों मीडियम का म्यू बताया, क्या तुम थीटा सी तुरंत निकाल लोगे चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो? यानी थीटा सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ h। थीटा सी h पे डिपेंड नहीं करेगा।
थीटा सी एच पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लेकिन वो देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग मतलब उसको सरफेस के पास ले जाएंगे तो वो और पास में आ जाएगा। क्या पास में आ जाएगा? पास में तो आएगा ही, लेकिन थीटा सी डिपेंड नहीं करेगा। अगर इसको यहाँ ले आओगे ना तो थीटा सी अभी भी वही रहेगा, एंगल अभी भी वही रहेगा, इसी के पैरेलल है, एरिया कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखो, जैसे ये सरफेस, कैसे? तो ट्रायंगल का वो साइड तो पता ही नहीं है। हाँ वो तो आएगा ही, लेकिन जो गिवन डाटा है उसमें तो काम की नहीं है इसका। ये लाइट सोर्स हो गया, ध्यान से देखना। ये तो सीधी वाली रे हो गई। एक इधर ये थीटा सी वाली हो गई, एक ये इधर थीटा सी वाली हो गई। थीटा सी वाली जो रे है थीटा सी वाली जो रे है वो केवल एक तरफ होगी या दोनों तरफ होगी? दोनों तरफ की हर तरफ? ये तो 3D में है, ये तो पूरी सरफेस है ना, ये लाइन थोड़ी है, ये तो बाउंड्री है, सरफेस है तो पूरी एक सरफेस। नीचे सोर्स रखा हुआ है, नीचे सोर्स रखा हुआ है, तो सोर्स से हर तरफ बन रही होगी थीटा सी वाली रे। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर सरफेस पे देखोगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। अगर सरफेस पे देखोगे तो एक सर्किल बन जाएगा ये वाला। कहने का मतलब इस सर्किल से लाइट बाहर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? इस सर्किल से बाहर आ रही होगी, इसके बाहर कोई लाइट नहीं आ रही होगी। सही है? केवल इसी सर्किल से लाइट बाहर आ रही होगी। इसे बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। केवल इसी सर्किल से, केवल इसी रीजन से लाइट बाहर आ रही होगी। इसके इधर देखोगे तो कहीं से भी लाइट बाहर TIR हो जाएगा। कभी देखा नहीं होगा ऐसा, मतलब जनरली ऑब्जर्वेशन देख नहीं पाते वैसे। तो यहाँ पे TIR होगा, मतलब इधर TIR हो जाएगा, उधर TIR हो जाएगा। केवल इसी रीजन से लाइट आ रही होगी। समझ में आया? इसकी रेडियस मान लो R है। इसकी रेडियस कितनी मान लो? R है। ये H। सर मतलब सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट रहेगी। हाँ और क्या, दोनों तरफ मत बोलो बेटा, क्योंकि सर्किल में, रीजन में, पूरे में, एरिया में है, दो तरफ थोड़ी कोई है। ठीक है ना? हाइट, हाँ H, हाइट है H, हाइट H है, रेडियस R है, ये एंगल थीटा सी है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा सी हो गया? बोलो। तो tan थीटा सी बराबर क्या लिखोगे? R बाई H। tan थीटा सी बराबर R बाई H। तो R बराबर H tan थीटा सी आ गया। अरे बोलो, अब साइन थीटा सी क्या होता है?
साइन थीटा सी बराबर 1/μr होता है। साइन थीटा सी बराबर 1/μr होता है क्या? ट्रायंगल बना लिया। साइन थीटा सी बराबर 1/μr, तो ये साइड क्या हो जाएगी? तो टेन थीटा सी की जगह क्या रख दूंगा? मतलब मुझे दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो क्या मैं रेडियस ऑफ सर्कल इल्यूमिनेंस निकाल सकता हूँ? मैं ये बता सकता हूँ कि ऊपर कितने रीजन से, कितने एरिया से लाइट आ रही होगी। कई बार सवाल पूछता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन ऑन द सरफेस, है ना? फाइंड एरिया ऑफ रीजन ऑन द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट विल बी कमिंग आउट। बस इतना, बस लाइट कितने एरिया से आ रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस आर मिल गई तो पाई आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बेटा ये जो सर्किल बन रहा है, ऊपर जितने सर्किल के रीजन से लाइट बाहर आ रही होगी उसे बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसके बाहर कहीं से भी लाइट नहीं आ रही होगी, ठीक है ना? तो रेडियस भी निकाल ली। अच्छा, कई बार ऐसा बोलता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें सरफेस पे एक ऑपिक डिस्क रखनी है ताकि कोई भी लाइट बाहर ना आए, तो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए या उसका एरिया क्या होना चाहिए? निकाल सकते हो ना ये सब क्वेश्चन? है यही हो जाएगा और क्या। हाँ, ऐसा मान लो कि टॉर्च जल रही है लेकिन टॉर्च की लाइट फैल रही है रिफ्रैक्शन के बाद, तुम उस रीजन को कवर कर दोगे, ख़त्म। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? एक रे ऐसे आती है, एक रे ऐसे आती है, क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इसके बाद नीचे आ जाएगी। वहाँ तो लिखे तो वो डिपेंड करेगा, है ना? वही निकालना है। फाइंड द कंडीशन ऑफ थीटा find the condition on theta such that ray does not refract through the hypotenuse of triangle. नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखते हैं।
60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वल टू नहीं है, कंडीशन आएगी उस पर, ग्रेटर लेस ऐसे आएगा कुछ, एग्जैक्ट थोड़ी बराबर आ जाएगा। 60 डिग्री से ग्रेटर देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन 60। अपनी क्लास 3:30 तक है, अब तक है 3:15 तक है। ये सब 315 है शायद, ऐसे ही। चलो देखो, तो रे ऐसे आती है, 60 डिग्री से कम होनी चाहिए। ऐसे गई, सही है। पहले थीटा सी तो निकाल लो, क्या साइन थीटा सी बराबर 1/2, तो थीटा सी बराबर कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। सही है। अब बताना जरा इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये एंगल, ये 60 कहाँ से दिख रहा है, ये थीटा है, थीटा पता थोड़ी है अभी, ये थीटा है, तो क्या ये ऊपर वाला भी थीटा हो जाएगा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है। कोई डाउट, ये थीटा तो वो थीटा तो 90 माइनस थीटा। अब अगर हम चाहते हैं कि रे यहाँ से बाहर ना निकले, मतलब यहाँ पे TIR होना चाहिए, और TIR की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि 90 माइनस थीटा, क्या दिस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। यस। समझ में आया। Yes. थीटा सी तो 30 है, तो 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 60 डिग्री। लेस देन 60 आ रहा है। जब माइनस थीटा मस्ट बी लेस देन 60 डिग्री। समझ में आया, कोई डाउट बोलो। थीटा मस्ट बी लेस देन 60 डिग्री। अब कई बार हमसे ये पूछता है, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं पूछता, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रे विल नॉट रिफ्रैक्ट थ्रू हाइपोटेन्यूज। लेस देन 60 आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम 60 बोलेंगे। अगर मुझसे पूछता है कि मैक्सिमम कितने थीटा के लिए रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, या मिनिमम, और क्या बोल सकता हूँ, मैंने बोला मैक्सिमम कितने थीटा पे, मैक्सिमम कितने थीटा तक रे यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, या इसको उल्टा और क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा 60 इक्वल टू बोल देंगे उसमें। लेकिन आप ऐसे लेस देन 60 रहा है, पर 60 छोटा मतलब 59.9999 यही तो होगा, 60 तो बोलूँगा इसको। क्लियर है। हम एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, इसी के लिए। ये वाला जो केस है ना, TIR वाला जो कंडीशन है, मतलब यहाँ से इस केस के लिए, इस केस के लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन, अरे रे ऐसे जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, हर तरफ रे जाएंगी ना, तो हम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होगा, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो हम ग्राफ बना रहे हैं उसके लिए। चलो कुछ कुछ एनालाइज करते हैं।
जब आई बराबर 0 होगा, आई बराबर 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 0। सही है? तो डेविएशन क्या हो जाएगा? I0 R0, मतलब जो रे थी क्या वो ऐसे निकल गई सीधी? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? 0। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। अब जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ता जाएगा। सही है? क्या डेविएशन बराबर आर माइनस आई होगा रिफ्रैक्शन के लिए? यस सर। या इसको ऐसा, रुको आगे लिख देता हूँ। फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब जब तक आई लेस देन इक्वल टू थीटा सी है। रिफ्रैक्शन कब तक होगा? जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थीटा सी है तब तक रिफ्रैक्शन होता रहेगा। और रिफ्रैक्शन में तुम्हें याद है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? यहाँ पे आर बड़ा है तो आई माइनस आर लिख दो, आर माइनस आई लिख दूंगा। सही है? और आर निकाल लोगे, μ1 इंटू साइन आई μ2 से निकाल लो, आर तो निकल ही आएगा, आई पता है तो। अरे अलग अलग आई के लिए μ2 साइन आई बराबर μ1 साइन आर, यही होगा। μ2 साइन आई बराबर अगर हमें आई पता है तो आर निकाल लेंगे और आर माइनस आई डेविएशन आएगा। है क्लियर? थीटा सी के लिए बात करें, किसके लिए? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी हो जाएगा तो क्या आर 90 हो जाएगा? तो क्या डेविएशन हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी। यस सर। क्लियर है? तो 0 0 वाला पॉइंट मिल गया एक। तो एक जब आई थीटा सी होगा तो डेविएशन होगा 90 माइनस थीटा सी, मतलब जब ये थीटा सी होगा तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ दूँ सीधा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, अलग आएगा ग्राफ, याद कर लो। ऐसा आएगा ग्राफ। कोई सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगी, पैराबोला सर्किल एलिप्स ऐसी नहीं बनेगी, साइन कॉस में आएगी इक्वेशन, वो भी इन्वर्स में। तो हमको इक्वेशन बनानी नहीं है, बस याद रखो कर वैसा आता है। क्लियर है? ये तो कहाँ तक की बात होगी? रिफ्रैक्शन की। आगे देखो, जब आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो जाएगी तो क्या होने लगेगा? TIR। जब आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो जाएगी तो क्या होने लगेगा? TIR। और TIR में डेविएशन क्या होगा? 180 माइनस 2i। याद है? 180 माइनस 2i। बोलो क्लियर? जब आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होगी तो डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस, रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, 180 माइनस 2i। इसका ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन। आई बराबर जब आई थीटा सी सोचो जब आई थीटा सी से हल्का सा बड़ा होगा, जब आई थीटा सी से हल्का सा बड़ा होगा तो उस समय क्या होगा? TIR। तो आई की जगह थीटा सी रख दूं तो क्या आ रहा है? 180 माइनस 2 थीटा सी। यहाँ पे है 90 माइनस थीटा सी। जब आई की वैल्यू थीटा सी है तो रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? और यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा और फाइनली जब आई की वैल्यू 90 हो जाएगी
जब आई की वैल्यू 90 हो जाएगी तो एंगुलर डेविएशन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब TIR, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन। कोई डाउट बोला है? यहाँ तक क्लियर है? देखो अब इस ग्राफ पे कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्राफ में अच्छे समझ में आ जाए तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे बताता हूँ। चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेविएशन? देख रहा है ग्राफ से सीधा? कभी भी हमसे पूछे, सवाल में पूछ सकता है कई बार हमसे कि मैक्सिमम डेल कितना होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा सी। रिफ्रैक्शन में मैक्सिमम कितना हो सकता है? रिफ्रैक्शन में 90 माइनस थीटा सी। क्लियर है क्या? अच्छा और देखो, जैसे मान लो थीटा सी की वैल्यू है 30 डिग्री, मान लो थीटा सी की वैल्यू कितनी है? 30, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो गया इस जगह पे? 60। अब मैं तुमसे बोलूँ कि 45 डिग्री डेविएशन कितना? वो एक आई के लिए मिलेगा कि 2 आई के लिए? ये 60 हो गया, तो 45 डिग्री डेविएशन एक बार मिलेगा कि 2 बार? तो सवाल ऐसा आ सकता है मोर देन वन ऑप्शन में कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन विल बी 45 डिग्री। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहीं 2 वैल्यू तो नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रैक्शन में आ रहा हो और एक बार रिफ्लेक्शन में आ रहा हो। मतलब इससे ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होंगी क्या वो तो एक बार ही मिलेंगे केवल रिफ्लेक्शन में, लेकिन इससे नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं क्या वो 2 बार होंगी, 2 बार मिलेंगे वो? मतलब उससे नीचे आएंगे तब भी TIR होता होगा? नहीं नीचे नहीं होगा बेटा, आई ज़्यादा ही तो है। कम आई पे रिफ्रैक्शन, ज़्यादा आई पे TIR। लेकिन 2 पॉइंट मिलेंगे ना आई के, 2 आई पे सेम डेविएशन आएगा नहीं आएगा? हाँ, सारे रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट पे जो आई है कि जो डेविएशन आ रहा है क्या वही सेम चीज़ रिफ्लेक्शन में भी आ रही होगी, वही डेविएशन किसी ना किसी आई के लिए? समझ में आया? तो ग्राफ हमको अच्छे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ग्राफ पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लेंस के बारे में।